अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि और यस वन ईआरपी के अंदर एचआर एंड पेरोल का जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम अपने न्यू एम्प्लॉय को कैसे एनरोल करते हैं और उसके टेम्पलेट को मशीन के ऊपर कैसे रजिस्टर करवाते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे उसको कैप्चर करके रखते हैं। तो ये तमाम प्रोसीजर्स को हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ साथ हम जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं उनको कैसे डीएक्टिवेट करते हैं और उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयज़ जब दोबारा रीजॉइन करते हैं तो हम उनके टेम्पलेट को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उनकी आईडी को हम कैसे अपने सिस्टम के अंदर यूनिक रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले न्यू एम्प्लॉय की एनरोलमेंट को देखेंगे हम फर्स्ट फ़ेज़ के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो भी एम्प्लॉय हमारे पास जॉइन कर रहा है और जिसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर अपने एनरोल करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले डेटा एंट्री होगी, प्रोफाइल वगैरह हम सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएँगे और जो उसकी डिटेल है, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह, लीव की, ये तमाम चीज़ें हम इनपुट करेंगे फर्स्ट फ़ेज़ के अंदर। और उसके बाद जो है हम उसके टेम्पलेट को मशीन के ऊपर रजिस्टर करवाएँगे और मशीन के अंदर जो उसका फेस आईडी या बायोमेट्रिक जो भी हमने रजिस्टर करवाया होगा वो हम कैप्चर कर लेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। और सॉफ्टवेयर के अंदर कैप्चर करने के बाद अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मशीन्स यूज़ हो रही हैं, जैसे कि यूजुअली जो गुड प्रैक्टिस है वो ये है कि यूज़र की जो अटेंडेंस लगवाई जाती है वो 2 अलग-अलग मशीन्स पे लगवा दी जाती है। चेक इन की मशीन अलग रखी जाती है, उसके ऊपर चेक इन का मोड सेट हुआ होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। इसी के साथ-साथ हम चेकआउट की मशीन भी अलग से डिप्लॉय कर देते हैं। इस तरह जब भी यूज़र कंपनी के अंदर इन होता है तो चेक इन की मशीन के ऊपर अपनी आईडी लगाता है और जब भी उसको जाना होता है फैक्ट्री से बाहर या ऑफ़िस से बाहर तो वो चेकआउट करके चला जाता है। इसके अंदर जो है चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाती हैं, अटेंडेंस के अंदर हमारे पास जो है रॉन्ग डेटा नहीं आता है क्योंकि प्रॉपर्ली चेक इन, प्रॉपर्ली चेकआउट हो रहा होता है मशीनें अलग-अलग करने से। क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आपको पता है कि डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं और मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तो उसमें जो है ना डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर जो है स्टाफ इन भी हो रहा होता है, आउट भी हो रहा होता है और इस तरीके से मशीन अलग करने से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास न्यू एम्प्लॉय एनरोल होगा, उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप जो है ना हम प्रोफ़ाइल बनाएँगे, जो सबसे पहला स्टेप है, उसके अंदर हम उसका बायोडाटा और एक यूनीक आईडी उसको एलोकेट करेंगे। यूनीक आईडी जो होगी ना वो फॉरएवर उसी एम्प्लॉयी के लिए हमेशा रिज़र्व कर दी जाएगी। वो आईडी किसी और को नहीं मिलेगी, ये बेसिकली मशीन के लिए हम यूनीक आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो यूनिक आईडी के लिए मैं आपको थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि जो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें। इस तरीके से जो है ना आपके पास हमेशा जो आईडीज़ हैं, वो सीक्वेंस के अंदर भी रहेंगी और ईज़िली समझ में भी आ जाएँगी। लेट्स सपोज़ कि आपने जो कॉम्बिनेशन रखना है, वो आपके लिए मस्ट है कि 2 अल्फ़ा कैरेक्टर हों स्टार्ट में और वो कैपिटल होने चाहिए, इनके इन बिटवीन कोई स्पेस ना हो या कोई और स्पेशल कैरेक्टर इसमें ना हो, इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। अब ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन रखा हुआ है लेट्स सपोज़ OE01 यानी कि O स्टैंड्स फॉर ऑफ़िसर, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयी। एक ऑफ़िसर एम्प्लॉयी है, उसकी आईडी 01 है। इसके बाद अगर कोई और ऑफ़िसर को हम एनरोल करते हैं तो 02, 03 एंड ऑनवर्ड चलता रहेगा। OE प्रीफ़िक्स इसके साथ लगेगा। अगर हम किसी वर्कर को एनरोल कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं वर्कर के लिए हमने W और E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयी। WE 01, 02, 03, 04 एंड सो ऑन आईडीज़ जो है जिस तरह नए वर्कर्स आते जाएँगे उनको हम देते जाएँगे। जो चले गए वो आईडी फॉरएवर उनके लिए ही रिज़र्व रह जाएगी। आप चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज़ भी आईडीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ के लोडर की आईडी मैंने LD कर दी है 01। अगर लोडिंग वाले डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास जो लोडर्स काम करते हैं तो उनकी आईडी आपने LD 01 करके स्टार्ट कर दी है। इसी तरीके से अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की AC 01 यानी कि आपने जो है ना स्टार्ट में 2 कैरेक्टर का प्रीफिक्स रखना है, उसके बाद आप नंबर के अंदर सीरियल को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है आईटी डिपार्टमेंट IT 01। तो इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन भी चला सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो कॉम्बिनेशन आप चलाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डिपार्टमेंट वाइज़ अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें जो है इन डिटेल आपको जो है ना आईडीज़ का को याद रखना पड़ेगा और सिस्टम में देखना पड़ेगा कि मैंने डिपार्टमेंट वाइज़ क्या प्रीफिक्स रखा हुआ है। तो वापस हम आ जाते हैं उसी स्टेप्स के ऊपर जो हमें एनरोल करने के लिए पिछली स्लाइड में दिखाया हुआ था।
फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है बायोडाटा इनपुट करेंगे, यूनिक आईडी आप उसको दे देंगे। यूनिक आईडी का मतलब वो आईडी किसी और एम्प्लॉय को ना मिली हुई हो। उसके बाद आप उसका सैलरी स्ट्रक्चर इनपुट कर देंगे। सैलरी स्ट्रक्चर के बाद आप उसकी लीव्स, जो भी पेड लीव्स है आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो आप इनपुट कर देंगे। इस तरीके से आप कंप्लीट प्रोफाइल सॉफ्टवेयर के अंदर बना लेंगे। फिर उसके बाद अब आप आ जाएंगे चेक इन मशीन के ऊपर। अगर आपके पास एक ही मशीन है तो फिर जस्ट वो एक सिंगल मशीन के ऊपर ही हम वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें दो मशीन्स हैं, चेक इन और चेक आउट। तो सेकंड फेज़ में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि चेक इन मशीन के अंदर सबसे पहले हमने जो प्रोफाइल बनाई है, इस प्रोफाइल से नाम और आईडी जो है ना सिंक कराएंगे मशीन पे, यानी कि ट्रांसफ़र कर देंगे नाम और आईडी। अब उसके बाद जो है ना, जो यूज़र आप जिसको एनरोल करा रहे थे उस यूज़र को आप मशीन के ऊपर लेकर जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे कि कैप्चर करा लेंगे उसका फेस और बायोमेट्रिक। अगर फेस आईडी मशीन है तो फेस कैप्चर करा लें, अदरवाइज़ बायोमेट्रिक मशीन है तो उनकी जो भी बायोमेट्रिक है उसको मशीन के ऊपर आप कैप्चर करा लें। जब ये आप काम कर लेंगे तो वापस आप आ जाएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, और वहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, रिट्रीव कर लेना है टेम्पलेट को जो मशीन पे आपने रजिस्टर किया है ना, वो वापस सॉफ्टवेयर के अंदर कॉपी कर लें। यानी कि अभी जो आप फेस और बायोमेट्रिक मशीन पर रजिस्टर करके आए वो अभी मशीन पे ही था, लेकिन अब उसको आप वापस रिट्रीव करके सॉफ्टवेयर के अंदर ले आएंगे। ये आपका सेकंड फेज़ हो गया। तो उसके बाद थर्ड फेज़ के अंदर आपने क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर जो आपका ईआरपी है उसके अंदर आप यूज़र की प्रोफाइल में जाकर उस टेम्पलेट को वेरीफाई कर लें कि उसका फेस, उसका बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर्ली आ गया है। उसके बाद फिर आप फोर्थ स्टेप के अंदर आ जाएंगे कि अगर आपके पास चेकआउट की मशीन अलग है तो टेम्पलेट आपके पास अब सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा मौजूद है, यूज़र का नाम भी मौजूद है, बायोडाटा भी मौजूद है और उसका फेस और बायोमेट्रिक, और इसके अलावा अगर आरएफआईडी कार्ड्स के ज़रिए आपने रजिस्टर किया है या पिन कोड के ज़रिए रजिस्टर किया है, वो तमाम चीज़ें जो है ना कैप्चर होकर सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुकी हैं। देन आप क्या करेंगे, आप जस्ट चेकआउट मशीन के ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। वहाँ जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र होने के बाद ये तमाम चीज़ें, उसका बायोडाटा, नाम, आईडी, फेस आईडी और जो है बायोमेट्रिक, वो तमाम ट्रांसफ़र हो जाएगा आउट वाली मशीन के ऊपर। और जब आउट वाली मशीन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए इसका मतलब है कि दोनों जगहों पर, इन और आउट वाली मशीन पे उसका टेम्पलेट मौजूद है, अब वो अटेंडेंस लगा सकता है। फिर उसके बाद उसकी अटेंडेंस आप मार्क करवाएँ। अटेंडेंस मार्क कराने के बाद आप देख लें कि वो अटेंडेंस आज के दिन के लिहाज से करेक्ट है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को हम जो है वो सुबह ऑन ड्यूटी तो आ चुका होता है, लेकिन हम उसको चेक इन करवा रहे होते हैं थोड़ी देर बाद, तो उस दिन का वरना वो लेट इन के अंदर काउंट हो जाएगा। इसलिए जो सेम डे है उस दिन की अटेंडेंस आप जो है मैन्युअली एडजस्ट कर लें। और अगर उसने इससे पहले, जिस दिन आप रजिस्टर करा रहे हैं उससे पहले अगर उसने ज्वाइन कर लिया था तो वो उन दिनों की अटेंडेंस आप सॉफ्टवेयर के अंदर मार्क कर लें। तो ये स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए जो है आप न्यू एम्प्लॉइज़ को अपने पास सॉफ्टवेयर के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में कैसे प्रोसेस होगा, अब हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम देखेंगे कि न्यू एम्प्लॉयी को सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एनरोल किया जाएगा। जैसा कि हम स्टेप्स के अंदर देख चुके हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर जो एनरोल करना है यूज़र को, उसका बायोडाटा, लीव और सैलरी का स्ट्रक्चर इनपुट करना है। इसके लिए हम आ जाते हैं एचआर एंड पेरोल के मॉड्यूल में। यहाँ आने के बाद एचआर के मेन्यू के अंदर सेकंड मेन्यू आपको नज़र आएगा, सब मेन्यू, जिसके अंदर एम्प्लॉय लिखा हुआ है। एम्प्लॉय के ऊपर आप क्लिक करके एक्सपेंड करें और एम्प्लॉय के फॉर्म के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू करके उस एम्प्लॉय को उसका बायोडाटा इनपुट करूँगा। सबसे पहले एम्प्लॉय का नंबर, ये ऑटो जनरेटेड नंबर है, ये सिस्टम जनरेटेड नंबर है, ये मशीन का नंबर नहीं है, जो यूनिक आईडी की मैंने बात की थी। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सिस्टम के अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबल है मैं उसमें से सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज़ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक एम्प्लॉय आ रहा है और उस एम्प्लॉय का नाम है शाहिद, और आईडी ये हमारे पास ऑफिसर लेवल का है, तो OE09 ये इसकी आईडी मैंने दे दी है, क्योंकि लास्ट आईडी हमारे पास जो एम्प्लॉय की गई हुई है वो 08 गई हुई है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लास्ट आईडी जो लास्ट एम्प्लॉय आपका हायर हुआ है वो 08 के ऊपर हुआ था, इसलिए फिर मैंने 09 आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है।
अटेंडेंस मोड जो है वो मशीन और मैनुअल इसी को ही आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन अगर यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर इसके अलावा किसी और सेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ती है तो सिस्टम के अंदर आप न्यू सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है। डेजिग्नेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो डेजिग्नेशंस अवेलेबल हैं वो सिलेक्ट कर लें, या फिर अगर आपके पास इसके अलावा कोई और डेजिग्नेशन होती है तो आप क्रिएट करके यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर वो डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय लेवल जो है इस सिस्टम के अंदर फिक्स हैं। 2 लेवल के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, या तो वो ऑफिसर लेवल हो सकता है या नॉन ऑफिसर। तो ये ऑफिसर लेवल का एम्प्लॉय है, मैं ऑफिसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑफिसर के अलावा कोई भी लेवल होता है, लोडर, स्वीपर्स, वर्कर्स, ये तमाम नॉन ऑफिसर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एजुकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन अगर इस लिस्ट में ना मिले तो ये कस्टमाइजेबल है, आप लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करा लें। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर बैचलर एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि इसने ज्वाइन कब किया है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इसने ज्वाइन किया था संडे को। हालांकि ये संडे को ज्वाइन नहीं होता है एम्प्लॉय, लेकिन मैं यहाँ पर एक दिन पहले का ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग डेट से ही अटेंडेंस कैलकुलेट होगी। इसके बाद अब आप शिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट आप सर्च कर लेंगे जो भी आपकी डिज़ायर शिफ्ट है। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक शिफ्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रीफिक्स के नाम के बजाय शिफ्ट के नाम से सर्च कर रहा हूँ। और ये मैंने शिफ्ट सेलेक्ट कर ली है, करंट नॉर्मल। उसके बाद जो है आप अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन है ये सब आपकी जो है ऑप्शनल फील्ड्स हैं, आप सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर्स नेम, CNIC, मैरिटल स्टेटस, सेल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप इनपुट कर दें। यहाँ जैसे ही आप ईमेल आईडी इनपुट करेंगे तो ईमेल आईडी इनपुट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि जो पे स्लिप इसको सेंड होनी है वो ऑफिशियल होनी है, अनऑफिशियल होनी है। ये भी एक सिस्टम के अंदर ऑप्शन है जो आगे जाकर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, इमरजेंसी नंबर, रिमार्क्स में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख दें। नेक्स्ट टैब आप देखें सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर की इफेक्टिव डेट वही रहनी चाहिए जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है। फर्स्ट टैब में देखता हूँ 13 तारीख ज्वाइनिंग डेट है, तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट भी जो है 13 हो गई है। बेसिक वेज आप यहाँ लिख देंगे, लेट सपोज 5000 है। नेक्स्ट ओटी की पॉलिसी आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी आप कस्टमाइज पॉलिसीज़ होती हैं सिस्टम के अंदर, जो पॉलिसी आप बनाएंगे वो आप सिलेक्ट कर लें, और जो जिसको एलोकेट करनी है वो आप एलोकेट कर लें। और ट्रांजैक्शन मोड आपके पास 3 अवेलेबल हैं, इन तीनों में से कोई भी जिस तरीके से भी आप उनकी सैलरी डिसबर्स करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। लेट सपोज मैं यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर रहा हूँ। इनएक्टिव टैब की हमें ज़रूरत नहीं है। ये टैब इसलिए होता है किसी एम्प्लॉय को इनएक्टिव करना हो। अभी तो एम्प्लॉय ने हमें ज्वाइन किया है तो हम इसको ज्वाइन करवा रहे हैं, नई प्रोफाइल बना रहे हैं, तो इसलिए हमें इनएक्टिव के डेटा को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो छोड़ के चले जाते हैं। इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास प्रोफाइल रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, अटेंडेंस के मेन्यू के अंदर मशीन का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आपके पास मशीन्स ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद होंगी जो अवेलेबल हैं आपके पास। लेट सपोज ये इन की मशीन है और ये आउट की मशीन है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था, फिर हम क्या करेंगे, इन वाली मशीन के ऊपर ऑपरेशंस में आएंगे। ऑपरेशंस में आने के बाद अपना एम्प्लॉय जो हमने अभी क्रिएट किया है, अभी रिसेंटली हमने अपना एक एम्प्लॉय जो क्रिएट किया है वो शाहिद के नाम से है। ये इन वाली मशीन के ऊपर मैं सिंक करा दूंगा ताकि इसकी आईडी और इसका नाम उस मशीन पर अवेलेबल हो जाए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो शाहिद के नाम से सर्च कर सकता हूँ। शाहिद के नाम से बहुत सारे एम्प्लॉय आ रहे हैं। अगर मैं आईडी के नाम से सर्च करूँ OE01, तो आप देख सकते हैं OE01, OE09 है, सॉरी OE09। तो ये एम्प्लॉय आ गया, एग्जैक्टली वही एम्प्लॉय आ गया। इसको मैंने सर्च किया और उसके बाद इन वाली मशीन के ऊपर सिंक का बटन दबा दूंगा। सिंक से क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर में देखेगा जो इन्फॉर्मेशन है वो उठाकर ले जाएगा मशीन के ऊपर, और अगर मशीन पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो उठा के सॉफ्टवेयर में ले आएगा। लेकिन अभी मशीन पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर है। सॉफ्टवेयर में क्या इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इसकी आईडी और इसका नाम। अच्छा, इसके अलावा इसके पास कोई टेम्पलेट स्टोर तो नहीं है, तो हम प्रोफाइल में देख सकते हैं टेम्पलेट के अंदर जाकर उस प्रोफाइल के अगेंस्ट लास्ट कॉलम में टेम्पलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ना इसकी पिक्चर है, यानी कि कोई फेस रजिस्टर नहीं है, ना कोई फिंगर रजिस्टर है, फिंगर सारी ब्लैंक है। तो अभी जो ये दो इन्फॉर्मेशन थी ये उठकर मशीन के ऊपर चली गई है, देखें सिंक हो चुकी है। अब मैं मशीन पे जाकर देखूंगा कि वो इसके नाम और आईडी के लिहाज से वहाँ वहाँ पर हमारे पास एक प्रोफाइल बन चुकी होगी मशीन पे। अब हम उस पे यूज़र को उसका फेस और बायोमेट्रिक रजिस्टर करेंगे। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप है वो हम देखते हैं।
ये चेक इन की मशीन है और ये चेकआउट की मशीन है। तो हम चेक इन वाली मशीन के ऊपर आईडी को रजिस्टर करेंगे। अब इस मशीन के अंदर हम सबसे पहले मेन्यू में चले जाएंगे। मेन्यू में आने के बाद यूज़र मैनेजमेंट में ऑल यूज़र्स, और जो हमने टेम्पलेट वहाँ से कॉपी किया है OE0109 OE09, ये हम सर्च करेंगे। ये एम्प्लॉय हमारे सामने आ गया। अब आप देखें, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था OE09। अब इस एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करके एडिट करेंगे और यहाँ पर हम इसका फिंगर टेम्पलेट और फेस टेम्पलेट को रजिस्टर करेंगे। जब वो एम्प्लॉय हमारा मशीन पे रजिस्टर हो जाएगा जिस आईडी के अगेंस्ट जो कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट की थी, यूनिक आईडी OE09, और उसको हमने मशीन पे थ्रो कर दिया था और वो आईडी हमें मिल गई थी नाम के साथ, लेकिन उसमें टेम्पलेट हमने रजिस्टर एम्प्लॉय को वहाँ ले जाकर कर दिए थे। फेस या फिंगर जो, या फिर आप दोनों रजिस्टर करना चाहते हैं दोनों कर दें, RFID से कर दें या पिन कोड से कर दें। तो वो मशीन के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अगेन मैं HRN पेरोल में आता हूँ और सबसे पहले एम्प्लॉय को देखता हूँ। एम्प्लॉय के टेम्पलेट के अंदर ये एम्प्लॉय है OE09, इसके टेम्पलेट में मैंने देखा अभी हमारे पास टेम्पलेट सॉफ्टवेयर के ना एम्प्टी है। तो मैं आ जाऊँगा मशीन में। मशीन के अंदर आने के बाद इन वाली मशीन, क्योंकि मैंने अभी वर्किंग इन वाली मशीन पे की थी, या एम्प्लॉय को सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद OE09 आईडी के लिहाज से सर्च करना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ सिंक का बटन दबाऊंगा तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो डेटा इसके पास मौजूद है सबसे पहले तो वो मशीन पर ट्रांसफ़र करेगा, और जो डेटा इसके पास मौजूद नहीं है और मशीन पे मौजूद है वो मशीन से कैप्चर कर लेगा। तो अभी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जैसे देखा था, एम्प्लॉय के टेम्पलेट के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ नाम और आईडी यहाँ से वो थ्रो करेगा, और मशीन के ऊपर जो है इसका फेस या फिंगर या दोनों चीज़ें जो है ना अवेलेबल होंगी, तो वो सिंक करके सॉफ्टवेयर में ले आएगा। मैंने सिंक का बटन क्लिक किया तो इसने मशीन से कनेक्टिविटी दिखाई, उसके बाद तमाम टेम्पलेट सिंक कर लिए। सिंक करने में ये प्रायोरिटी रखता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट मौजूद है तो सॉफ्टवेयर से उठा के वहाँ ले जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है और मशीन पे मौजूद है तो मशीन से उठा के सॉफ्टवेयर में ले आएगा। अब मैं वापस आ रहा हूँ प्रोफाइल में, ये यूज़र के टेम्पलेट में। तो आप देख सकते हैं कि हमने उसका फेस रजिस्टर नहीं किया था, फेस नो आ रहा है, पिक्चर भी नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ फिंगर रजिस्टर किए, वो भी एक, और वो राइट हैंड का थंब यानी 5 नंबर। तो वो हमारे पास आ रहा है F5 ग्रीन कलर में, इसका मतलब एक टेम्पलेट इसका उठ चुका है। और अब हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वेरीफाई कर लिया, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मशीन के अंदर आएंगे और अब आउट वाली मशीन के ऊपर हमने पूरा टेम्पलेट थ्रो करना है। अभी हमारे पास एम्प्लॉय का कंप्लीट टेम्पलेट सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका है। अब जब कंप्लीट टेम्पलेट सॉफ्टवेयर में आ जाएगा तो फिर आउट वाली मशीन के ऊपर हम थ्रो करेंगे। ये आउट वाली मशीन है, इसके ऊपर हम आईडी से ही सर्च करते हैं, OE09 सेलेक्ट किया एम्प्लॉय और सिंक का बटन दबाएंगे। अब ये क्या करेगा, अगर सॉफ्टवेयर में जो जो डेटा है ये उठाकर मशीन के ऊपर ओवरराइट कर देगा। अगर आउट वाले साइड मशीन के ऊपर कोई टेम्पलेट होता तो ये उठाकर सॉफ्टवेयर के अंदर रख लेता। प्रायोरिटी ये मशीन को देता है, मशीन के अंदर कोई डेटा नहीं था इसलिए इसने उठाकर सारा का सारा टेम्पलेट आउट वाली मशीन के ऊपर सक्सेसफुली कॉपी कर दिया। अब इसका मतलब है कि इस एम्प्लॉय का टेम्पलेट इन और आउट दोनों मशीन के ऊपर है। यूज़र अब अपना चेक इन कर सकता है इन वाली मशीन के ऊपर भी, और चेकआउट कर सकता है आउट वाली मशीन के ऊपर भी। तो इस तरीके से इसका हमारे पास डेटा आ गया। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी अटेंडेंस को करेक्ट करेंगे। लेट सपोज हम अटेंडेंस के मेन्यू में जाएंगे और अटेंडेंस का सेकंड लास्ट फॉर्म आपको नज़र आएगा ऑप्शन अटेंडेंस का, उस पर क्लिक करके आप अटेंडेंस का फॉर्म ओपन करेंगे। एम्प्लॉय के अंदर आप आईडी के लिहाज से एम्प्लॉय को सर्च कर लेंगे और उसके बाद डेट पीरियड आज का ही रखेंगे क्योंकि हम आज की ही अटेंडेंस देख रहे हैं। और हम सर्च करेंगे, यानी अगर आज की अटेंडेंस उसकी नहीं लगी हुई तो हम ऐड न्यू करके आज की अटेंडेंस उसकी मार्क कर देंगे जिस टाइम के ऊपर वो आया हुआ होगा। अच्छा, जो डेटा हम मैन्युअली मार्क करेंगे वो लॉग्ड बाय 1, 0 लिखा हुआ यहाँ आए तो इसका मतलब है वो प्योरली मशीन का डेटा है। अगर मैन्युअली आपने अटेंडेंस लगाई होगी तो मशीन उसको मार्क करेगी बाय 1। लॉग्ड बाय 1 का मतलब ये है कि 0 1 की फॉर्म के अंदर ही आपको दिखा रही होगी। तो इस तरीके से आप उसकी अटेंडेंस को करेक्ट कर सकेंगे। ये न्यू एम्प्लॉय एनरोल करने का तरीका है। अच्छा, अगर इन केस आपका कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है, रिज़ाइन कर देता है या टर्मिनेट कर देते हैं तो उस एम्प्लॉय को कैसे सिस्टम के अंदर डीएक्टिवेट करेंगे,
उसके लिए हम आ जाते हैं उसी एम्प्लॉय के ऊपर। लेट सपोज़ कि ये एम्प्लॉय 21 जुलाई को रिज़ाइन कर देता है, तो हम इसी एम्प्लॉय की प्रोफाइल सर्च करेंगे। एम्प्लॉय के मेन्यू के अंदर आकर एम्प्लॉय में जाकर हम अब उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आईडी के अगेंस्ट उसकी प्रोफाइल सर्च करेंगे और उसके बाद एडिट के बटन पे प्रेस करेंगे और इनएक्टिव टैब के अंदर आकर जो उसकी रिज़ाइन डेट है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, यानी लास्ट वर्किंग डे। ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि उस दिन जो है ना इसका लास्ट वर्किंग डे हो चुका हो, यानी रिज़ाइन को देखकर आप जो है ना ये डेट सेलेक्ट ना करें। उसके बाद आप इनएक्टिव की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। ये कस्टम टाइप्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी की भी टाइप क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ उसने रिज़ाइन किया था तो मैंने यहाँ रिज़ाइन सेलेक्ट किया और रिकॉर्ड को सेव कर लिया। ये एम्प्लॉय अब डीएक्टिवेट सॉफ्टवेयर में हो चुका है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस एम्प्लॉय का टेम्पलेट अभी भी मशीन में मौजूद है। उसका टेम्पलेट मशीन से रिमूव करना ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि वो एम्प्लॉय का टेम्पलेट अगर मशीन पे रहेगा तो कुछ टाइम पीरियड के बाद मशीन के अंदर टेम्पलेट की का एक वॉल्यूम होता है 1000, 1500 या 2000 तक टेम्पलेट वो होल्ड कर सकता है। उसके बाद जो है वो फुल हो जाएगा तो किसी और एम्प्लॉय को रजिस्टर नहीं होने देगा। तो जो एक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उन्हीं का टेम्पलेट होना चाहिए ताकि मशीन के अंदर जो है ना आपके पास वैकेंट स्पेस मौजूद रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी ये एम्प्लॉय जा चुका है तो इसका मशीन से टेम्पलेट रिमूव कर देते हैं। मशीन के मेन्यू में आते हैं, आउट वाली मशीन को भी ओपन कर लेते हैं, इन वाली मशीन को भी, जिस जिस मशीन पे भी उसका टेम्पलेट है वो हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम सर्च करते हैं उसी की आईडी से OE09। ये एम्प्लॉय हमें नहीं मिला क्योंकि अभी हम लोड करा रहे हैं बाय एक्टिव। अब वो एम्प्लॉय इनएक्टिव हो चुका है, इसलिए मैं इनएक्टिव सेलेक्ट कर लूँ या ऑल कर लूँ तो मुझे वो एम्प्लॉय मिल जाएगा। मैंने शाहिद के नाम से वही एम्प्लॉय जो अभी क्रिएट किया था, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो लास्ट ऑप्शन रिमूव यूज़र टेम्पलेट, इस पे आप क्लिक कर दें तो ये इन वाली मशीन पे कर रहा होगा इसी तरीके से। अच्छा, वन बाय वन कीजिएगा ऑपरेशन दोनों मशीन्स पे। पहले पहली मशीन के ऊपर फुली ऑपरेशन होने दीजिएगा, उसके बाद दूसरी मशीन पे जाइएगा। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। OE09 बाय आईडी, 80 नंबर स्टैंड्स फॉर आईडी है, मशीन आईडी। इसका टेम्पलेट मैं मशीन से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, पहली इन वाली मशीन है, देखें सक्सेसफुल हो चुका है। इन वाली मशीन के ऊपर नीचे मैसेज भी आ रहा है, इन वाली मशीन के ऊपर इस यूज़र को हमने रिमूव कर दिया है। और आउट वाली मशीन पे भी सक्सेसफुल हो चुका है, यानी दोनों जगह से टेम्पलेट इसके रिमूव हो चुके हैं क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के जा चुका है। तो इसका टेम्पलेट लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर में मौजूद होगा। सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वॉल्यूम की, तो इसलिए इसका टेम्पलेट हमें सॉफ्टवेयर में रखना चाहिए। ये टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है, इसकी एक फिंगर हमारे पास रजिस्टर है। लेट सपोज यही एम्प्लॉय दोबारा आ गया, तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, एम्प्लॉय का फॉर्म अगेन ओपन करेंगे और उस एम्प्लॉय को सर्च कर लेंगे बाय आईडी। लेट सपोज OE09 है और इस एम्प्लॉय का एक और कॉपी कर लेंगे प्रोफाइल, क्योंकि ये प्रोफाइल तो ख़त्म हो चुकी है, रिज़ाइन करके जा चुका है, अब दोबारा ज्वाइन कर रहा है। तो ये एक ऑप्शन है कॉपी रिकॉर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। नाम उसका वही रहने देंगे, आईडी आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। बाकी अगर वो किसी और डिपार्टमेंट सेक्शन में आ रहा है, डेजिग्नेशन चेंज हो रही है तो आप यहाँ पर चेंजेस कर देंगे। ज्वाइनिंग डेट आप इसकी वही रखेंगे। लेट सपोज ये 1 अगस्त को ज्वाइन कर रहा है। सैलरी के अंदर भी उसकी डेट जो है 1 अगस्त ही रहेगी। नई सैलरी अगर कोई है तो वो आप यहाँ इनपुट कर देंगे। और जो ओवर टाइम की पॉलिसी अगर चेंज होती है तो वो आप चेंज कर देंगे। ट्रांजैक्शन मोड आप चेंज कर देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं वो आप चेंज कर देंगे और इनएक्टिव को इसमें से रिमूव कर देंगे। इसको डीसेलेक्ट किया और टाइम को क्लियर कर दिया, डेट को सॉरी। और इस रिकॉर्ड को अब मैं सेव कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि एक और प्रोफाइल इसकी बन गई 1 अगस्त से। अब आपने इस प्रोफाइल के ऊपर टेम्पलेट को लेकर आना है। टेम्पलेट इस जगह मौजूद है, पुरानी वाली प्रोफाइल में आप देख रहे हैं टेम्पलेट मौजूद है, ये फिंगर नज़र आ रही है आपको। नए वाले में अभी टेम्पलेट मौजूद नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप मशीन में आएंगे, इन वाली मशीन में आने के बाद सबसे पहले आप इनएक्टिव वाली आईडी से उसका उसका टेम्पलेट मशीन पे थ्रो करवाएंगे। ये पुरानी आईडी है, पुरानी आईडी का नंबर आप देख सकते हैं 880 है। 880 नंबर के ऊपर ये पुरानी आईडी आ रही है इसकी। ये आपने सेलेक्ट की, इसके ऊपर देखें फिंगर एक मौजूद है, इसको मैं सिंक कराऊंगा। सिंक कराने के बाद अब ये पुरानी आईडी से टेम्पलेट उठ के मशीन पे वापस चला गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन नई आईडी सेलेक्ट करेंगे, एक्टिव वाली OE09।
अब आप ये देखें OE09 पे वही अगेन दोबारा वही प्रोफाइल आ गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नंबर 881 हो गया। ये देखें नई वाली का 881 है। 881 को आप सिलेक्ट करेंगे, इसमें देखें कोई टेम्पलेट सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है। आप सिंक करूँगा तो मशीन पे तो टेम्पलेट आ चुका है, क्योंकि पुरानी वाली प्रोफाइल से मैंने पहले मशीन पे थ्रो कर दिया था टेम्पलेट। अब मशीन में मौजूद है। अब मशीन से मैं उठा रहा हूँ नई वाली प्रोफाइल में, ये नई वाली प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट की थी। तो नई वाली प्रोफाइल का अब टेम्पलेट चेक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये टेम्पलेट आ गया है नई वाली प्रोफाइल का। आप चाहें तो दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि फ़्रेश तस्वीर आ जाए, फ़्रेश टेम्पलेट आ जाए। आप वो वाला काम भी कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय काफ़ी ब्रेक के बाद वापस रीजॉइन कर रहा है, तब तो आप सिंपली ये करें कि उसको दोबारा से रजिस्टर कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये एक ऑप्शन है वर्कर लेवल के लिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एक महीने 2 महीने के बाद दोबारा वर्कर आ रहे होते हैं, तो उनको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वही टेम्पलेट दोबारा चला सकते हैं। अच्छा, इन वाले के ऊपर मैंने टेम्पलेट थ्रो कर दिया, आउट वाले के ऊपर अभी टेम्पलेट मौजूद नहीं है। तो आउट वाले के ऊपर आपने दोबारा से टेम्पलेट को थ्रो करना है और सर्च कर लें मशीन की आईडी के लिहाज से। ये नई वाली आईडी आ गई 881 के ऊपर जो मौजूद है, ये हमने सेलेक्ट की और सिंक कर दिया। तो सिंक करेंगे तो ये वाला जो टेम्पलेट इधर मौजूद है इसकी फिंगर का, ये आउट वाली मशीन पे भी चला गया। यानी अब ये जो नई प्रोफाइल बनी है इसका टेम्पलेट सॉफ्टवेयर में भी मौजूद है, और इन वाली मशीन पे भी मौजूद है, और आउट वाली मशीन पे भी मौजूद है। तो इस प्रोसीजर को बहुत केयरफुली जिस तरीके से मैंने स्टेप बताया इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। अगर कन्फ्यूजन होने लगे तो फिर आप सिंपली ये कीजिएगा कि जो नई प्रोफाइल बनाएं तो दोबारा से उसका फेस और दोबारा से उसका फिंगर मशीन के ऊपर रजिस्टर कर लें। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने इसका टेम्पलेट पुरानी वाली जो प्रोफाइल थी जब वो छोड़ के गया था, अगर आपने मशीन से उसका टेम्पलेट डिलीट नहीं किया होगा ना, तो जब आप मशीन पे दोबारा जाएंगे ना, तो वो टेम्पलेट वो वहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इस मशीन के ऊपर आप उसी आईडी के ऊपर दोबारा प्रोफाइल नहीं बना सकेंगे। आईडी यूनिक रहती है मशीन के ऊपर, और आप दोबारा से फेस रजिस्टर नहीं कर सकेंगे, दोबारा से उसकी फिंगर रजिस्टर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेट बोल देगा। इसलिए मशीन के ऊपर से आईडी को लाजमी रिमूव कर दें जब एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए। ये इसकी गुड प्रैक्टिस है। तो मैंने एम्प्लॉय कैसे रजिस्टर होता है, एम्प्लॉय जो है डीएक्टिवेट कैसे होता है, और अगर एम्प्लॉय रीजॉइन कर ले तो हम कैसे दोबारा से उसकी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, और किस तरह उसके टेम्पलेट्स को मशीन पर ट्रांसफ़र करते हैं और सॉफ्टवेयर में अपनी नई प्रोफाइल में वापस कैप्चर करते हैं। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको इस सेशन के अंदर डिटेल में समझा दिया है। थैंक यू।